अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम यू बैक प्यारे बच्चों ऑन दिस डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ जेके बॉस फाउंडेशन क्लासेस। तो मेरा बच्चा, जैसा कि आपको पता है, वी आर डिस्कसिंग क्लास 8th सीरीज ऑफ सोशल साइंस। So we are here with another important chapter from your political science class 8th, that is the Indian Constitution. Today we are going to discuss the Indian Constitution. आज मेरा बच्चा हम पढ़ने जा रहे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आज हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। यहाँ पर हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, हाँ, सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे आज। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बैकग्राउंड क्या है, इसकी फंक्शंस, नीड, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। ठीक है, चलिए बेटा, तो स्टार्ट करते हैं मेरा बेटा। बड़े आराम से आप फॉलो कीजिए। ठीक है, चेक कीजिए बेटा। चलिए, तो बेटा आज हम सबसे पहले क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे किस चीज़ को बेटा। आज हम बेटा डिस्कस करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्कस करने से पहले हम बेटा यहाँ पर डिस्कस करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। हाँ, किस चीज़ को हम कॉन्स्टिट्यूशन कहेंगे। कहने की तो बेटा गाइडलाइंस है। ठीक है, गाइडलाइंस याद रखिएगा बेटा। हाँ, मॉडल गाइडलाइंस होती है। कहा जाता है बेटा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, ये बॉडी है फंडामेंटल प्रिंसिपल्स की। बुनियादी जो उसूल होंगे, बुनियादी जो उसूल होंगे एक कंट्री के बेटा, एक स्टेट के जो बुनियादी उसूल होंगे जिसके हिसाब से वो चलेगी। एक स्टेट एक ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट की क्या होगी बेटा, एक ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट की जो फंडामेंटल उसूल होंगे, जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स होंगे, ठीक है, जिस हिसाब से वो, जिन उसूलों से वो क्या करेगी बेटा, गवर्न करेगी स्टेट को। ठीक है, वो बेटा जमा करके होंगे, वो उसूल लिखित हो सकते हैं। ठीक है, तो उन्हीं को बेटा कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन इज अ बॉडी ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, जिसके हिसाब से स्टेट चलती है। कॉन्स्टिट्यूशन इज अ कंपैक्ट डॉक्यूमेंट। क्या है बेटा, कंपैक्ट डॉक्यूमेंट है। दैट कंप्राइजेस, जिसमें क्या पाए जाते हैं बेटा, एक जमा किया हुआ डॉक्यूमेंट होता है जिसमें रहनुमा उसूल दिए गए होते हैं, जिसमें पावर के मुतल्लिक डिस्कशंस होती है, रेस्पॉन्सिबिलिटीज के मुतल्लिक डिस्कशन होता है। डिस्कशन इन सेंस कि क्या सही है, कैसे करना है, किस हिसाब से हमारी स्टेट चलेगी, पावर डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, हाँ, सेपरेशन, लिमिट किया जाता है पावर को, तो उसी को बेटा कहा जाता है। ठीक है, इसमें बहुत सारे आर्टिकल्स पाए जाते हैं। एवरी स्टेट हैज कॉन्स्टिट्यूशन, हर एक स्टेट का बेटा एक उस रहनुमा उसके क्या होते हैं, गाइडलाइंस होती है, या बेटा हर एक क्या होते हैं उसके बेटा फंडामेंटल प्रिंसिपल्स होते हैं। एवरी स्टेट हैज अ कॉन्स्टिट्यूशन। द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी रिटन और अनरिटन। ये लिखित भी हो सकता है, ये बेटा लिखित नहीं भी हो सकता है। ठीक है, जैसे बेटा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या है, रिटन है, और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ब्रिटेन क्या है मेरा बेटा, अनरिटन है। ठीक है, हो गया। आई होप बेटा आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, आगे चलेंगे। नाउ ऑन द नेक्स्ट बेटा हम बात करेंगे किस चीज की, नीड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्या है, या बेटा फंक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। दोनों तरीकों से पूछा जा सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है मेरा बेटा स्टेट के लिए, हाँ, स्टेट के लिए, कंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और हर एक स्टेट, एवरी स्टेट, हर एक स्टेट को बेटा जरूरत होती है। वो चलेगी कैसे, अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चलेगा मेरा बेटा, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा, वो स्टेट कैसे चलेगी, वो स्टेट कैसे रन करेगी, जब उसके उसूल वाजिया नहीं होंगे, उसके बुनियादी उसूल वाजिया नहीं होंगे। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन जरूरी है। हाँ, फिर क्या कहा गया बेटा, उसे काम करने के लिए किस हिसाब से बेटा, यानी लोगों की एस्पिरेशन और उनकी विशेस को पूरा करने के लिए, और पीपल की उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए एक क्लियर गाइडलाइंस होना जरूरी है ना। पीसफुल एनवायरनमेंट के लिए बेटा जरूरी है ना कॉन्स्टिट्यूशन, ताकि लोग एंजॉय करें इक्वल फैसिलिटीज, हाँ बेटा, इक्वल राइट्स। कॉन्स्टिट्यूशन इसीलिए जरूरी है। कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस इन स्टेट, इसीलिए बेटा कॉन्स्टिट्यूशन जरूरी है एक स्टेट में। हाँ, और बेटा इसके मेन फंक्शन क्या है, द फर्स्ट फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जब हम इसकी फंक्शंस देखते हैं, इसका पहला फंक्शन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन इज टू प्रोवाइड अ सेट ऑफ बेसिक रूल्स। बुनियादी रूल्स प्रोवाइड करता
है कॉन्स्टिट्यूशन दैट अलो फॉर द मैनिमल कोऑर्डिनेशन अमंगस्ट द मेंबर ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी एक स्टेट डिवाइडेड होती है बेटा कम्युनिटीज में, सोसाइटीज में, ग्रुप्स में, उनको एक साथ लाना, उनके अंदर कोऑर्डिनेशन लाना, वो किसका काम है मेरा बेटा? वो कॉन्स्टिट्यूशन का काम है। चलो चलो मेरा बेटा, नेक्स्ट है द सेकंड फंक्शन, जो दूसरी फंक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन इज टू स्पेसिफाई हु हैज द पावर टू मेक डिसीजन इन अ सोसाइटी। सोसाइटी में कौन फैसला लेगा, यहां पर कौन फैसला लेगा, वो डिसाइड कौन करेगा, वो कॉन्स्टिट्यूशन बेटा क्या करता है? स्पेसिफाई करता है। बेटा सीधे सीधे डिक्लेयर डायरेक्शंस होती है, ठीक है। आपने देखा होगा डीसी साहब बेटा क्या निकालते हैं? एक ऑर्डर निकालते हैं कि अंडर द पावर ऑफ दैट दैट दैट, मुझे पावर दे रहा है, ठीक है। वहां पर एक पर्सन, वहां पर डीसी साहब खालिद साहब है, एबी साहब है, वहां उसका नाम नहीं लिया जाता है कि फलानी को, हाँ, वहां पर कहा जाता है डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, डीसी बड़गाम हैज पावर्स, हाँ, उस चेयर को पावर्स है। तो दैट मीन्स कि डीसी बेटा ऑर्डर दे सकते हैं। यहाँ जैसे बेटा कभी कभार कर्फ्यू लगाना पड़ता है, खुदा ना करे, कभी कभार बेटा ऐसे डिसीजंस लेने पड़ते हैं, फंड्स को रिलीज करना डीसी साहब के अंडर है, ठीक है। जैसे बेटा पीएम, फिर बेटा स्टेट लेवल पर सीएम, फिर बेटा डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, आपने देखा होगा, ठीक है। या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बेटा फॉर एग्जांपल हम कहेंगे एमएलए साहब है, हाँ, तो एमएलए साहब क्या करेंगे बेटा? उन्हें उस पर्टिकुलर एरिया के पावर्स होते हैं, वो वहां पर डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है। इसीलिए बेटा स्पेसिफाई करता है कॉन्स्टिट्यूशन कि पावर देता है, उसे रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप फैसला कौन लेगा, ठीक है। और तीसरा काम क्या होगा? द थर्ड फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज टू लिमिट द पावर्स ऑफ गवर्नमेंट। लिमिटलेस पावर्स होंगे तो तबाही होगी, इसीलिए बेटा कॉन्स्टिट्यूशन लिमिट करता है पावर ऑफ रूलर्स, ठीक। कितनी रेस्पॉन्सिबिलिटी आप निभाओगे ये डिक्लेयर होता है। चौथी फंक्शन और नीड, इसीलिए बेटा है ना नीड कॉन्स्टिट्यूशन की, अगर नहीं होगा तो तबाही होगी। अगर बेटा लिमिटलेस पावर मीन्स डिस्ट्रक्शन। द फोर्थ इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज टू एनेबल द गवर्नमेंट, ये बेटा गवर्नमेंट को लायक बनाती है टू फुलफिल द एस्पिरेशन ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी की एस्पिरेशन उसको पूरा करती है, एंड टू क्रिएट कंडीशंस फॉर अ जस्ट एंड एन इक्विटेबल सोसाइटी, एक इक्विटेबल सोसाइटी, एकता मसावत लाती है सोसाइटी में। कौन मेरा बेटा? कौन लाता है? कॉन्स्टिट्यूशन। आगे चलेंगे, आई होप बेटा आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जरा बेटा देखते हैं मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसने बनाया था? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने। अब आपको पूछेंगे बेटा आगे कि हु मेड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, किसने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया? तो बेटा आप नहीं लिखोगे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने बनाया, नहीं बेटा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं बनाया, ड्राफ्टिंग कमेटी का हेड था, ड्राफ्ट करना, ड्राफ्ट किया बी आर अम्बेडकर और उनकी टीम ने, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने, भीमराव अम्बेडकर साहिब ने, ठीक है। यहां पर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है, जो असम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उन्होंने बेटा बनाया, और 2 साल 2 years 11 months और 18 days, 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगते हैं बेटा कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में, ठीक। एक्चुअली द डिमांड फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड बेटा क्या थी? टू ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन वाज द फर्स्ट टाइम रेज्ड बाय कांग्रेस। कांग्रेस ने बेटा एमएन रॉय नामी बेटा बंदे 1935 में सबसे पहले डिमांड रखी गई थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने किस चीज की? कॉन्स्टिट्यूशन की। फिर ब्रिटिश ने एक्सेप्ट किया अगस्त को, कब बेटा? अगस्त प्रपोजल 1946 थ्रू इनडायरेक्ट इलेक्शन ऑफ इट्स मेंबर्स by provisional legislation under the provision of cabinet mission plan। 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान आया, उन्होंने इस प्रपोजल को एक्सेप्ट किया, और बेटा फिर आगे कॉन्स्टिट्यूशन बनने की वो जो बेटा पहल है वो चलती रही। चले बेटा नेक्स्ट देखेंगे और क्या हुआ। द असेंबली कॉन्स्टिट्यूटेड, ठीक है, असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूट किया 380 मेंबर्स ऑफ विच, जिसमें बेटा 290 वर टू बी इलेक्टेड फ्रॉम प्रोविंसेस, 389, और बेटा उसमें क्या हुआ? उसमें बेटा क्या किया गया? 290 वर टू बी इलेक्टेड, 292 को बेटा प्रोविंसेस से इलेक्ट किया गया। अब यहां पर इंपॉर्टेंट है, ब्रिटिश गवर्नमेंट में बेटा 2 तरीकों की एडमिनिस्ट्रेशन थी। कितनी तरीके की? 2। एक थे बेटा, तो कैसे बेटा एडमिनिस्ट्रेशन का जो कॉन्सेप्ट था बेटा वहां पर, तो ब्रिटिश जो एडमिनिस्ट्रेशन, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट में बेटा 2 तरीकों से सारा रूल चलता था।
एक थे बेटा BI और P, ब्रिटिश इंडिया प्रोविंसेस, जिनमें डायरेक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट रूल करती थी। दूसरी क्या थी बेटा, जिन्हें हम कहेंगे प्रिंसली स्टेट्स, प्रिंसली स्टेट्स, इनमें इनडायरेक्ट रूल होता था। यानी जैसे कि बेटा आजकल स्टेट्स में फेडरल सिस्टम में, जैसे बेटा फेडरल सिस्टम में क्या है, फेडरल सिस्टम में बेटा स्टेट्स को पावर दिया जाता है डिसीजन मेकिंग का, वो फैसला ले सकते हैं। और बेटा ब्रिटिश प्रोविंसेस यानी जैसे आजकल बेटा यूनियन टेरिटरीज है, यूनियन टेरिटरीज में एग्जाम्पल के तौर पर बेटा कह रहा हूँ, यूनियन टेरिटरीज में सेंट्रल गवर्नमेंट के लॉज डायरेक्ट इंप्लीमेंट होते हैं। इसी तरीके से बेटा तब ब्रिटिश इंडिया प्रोविंस में डायरेक्ट क्या होते थे, लॉज अप्लाई होते थे और प्रिंसली स्टेट्स डिसाइड करती थी व्हेदर वी आर गोइंग टू इंप्लीमेंट दीज लॉज और नॉट। तो यही मसला बेटा यहाँ पर था कि इसीलिए बेटा आप देखिए टोटल असेंबली में 389 मेंबर्स, जिसमें बेटा 292 इलेक्ट किए गए प्रोविंसेस से, 93 बेटा नॉमिनेट किए गए प्रिंसली स्टेट्स से, 4 मेंबर टू बी नॉमिनेटेड फ्रॉम चीफ कमिश्नर एरिया, और बेटा एक और एरिया, और बेटा उनमें से 4 मेंबर कहां से बेटा, चीफ कमिश्नर एरिया से क्या किए जाएंगे, नॉमिनेट किए जाएंगे। द फर्स्ट सेशन जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पहला सेशन हुआ बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है, जिसे बेटा मुस्लिम लीग ने तब क्या किया था, बायकॉट किया था, क्योंकि बेटा उन्होंने सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड रखी थी मुस्लिम्स के लिए, यानी पार्टीशन जिसको हम कहते हैं, यानी उन्होंने बायकॉट किया, उन्होंने कहा नहीं भाई हमें अलग एरिया चाहिए। अली मोहम्मद जिन्ना बेटा उसको तब लीड कर रहे थे, कायदे आजम। जवाहरलाल नेहरू इंट्रोड्यूस्ड हिज हिस्टोरिक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, और 13 दिसंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू बेटा 13 दिसंबर 1946 को बेटा एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली या कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का हमारा मकसद क्या होगा, ठीक है, और ये अडॉप्ट किया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बेटा इसे रखा, और 22 और बेटा जनवरी 22 1947 को क्या हुआ, विच फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ द प्रीएम्बल, यानी पहले कहा गया पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बेटा, जिसे हमने बाद में प्रीएम्बल कहा, ठीक है, पहले कहा कि हमारा मकसद, हम क्या चाहते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से, वो बेटा रेजोल्यूशन रखा और फिर से अडॉप्ट किया गया, और वहीं से बेटा फिर क्या हुआ, प्रीएम्बल शक्ल इख्तियार कर लेता है। और बेटा इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द वर्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग द असेंबली अपॉइंटेड बेटा, और फिर 22 मेंबर्स की कमेटी बनती है, अपॉइंट होती है। असेंबली अपॉइंटेड 22 कमिटीज अपॉइंटेड, द असेंबली अपॉइंटेड 22 कमिटीज, 22 कमिटीज बेटा क्या करती है, अपॉइंट होती है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट वॉज द 7 मेंबर, ये जो 22 कमिटीज बनती है ना बेटा, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट था ड्राफ्टिंग कमिटी, हाँ, और इस ड्राफ्टिंग कमिटी का हेड कौन था, BR अम्बेडकर, डॉक्टर BR अम्बेडकर बेटा क्या थे, हेड ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी, जो कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करते हैं, लिखते हैं, उसके हेड कौन थे बेटा, BR अम्बेडकर, और ये सेट हुई थी 29 अगस्त 1947 को, ठीक है, विच वॉज सेट अप ऑन अगस्त 29 1947 को, ठीक है। और बेटा यहाँ पर एक और चीज़ है, डॉक्टर BR अम्बेडकर को हम फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, ठीक, और ये कोई ऑफिशियल टाइटल नहीं है, याद रखिएगा बेटा, ये उन्हें डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ ने, डिफरेंट लोगों ने, हाँ, बड़े रेस्पेक्टेड लोगों ने बेटा कहा है, जितनी मेहनत उन्होंने की है कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में, ये एक अलग बहस है, क्योंकि कैसे हुआ, ठीक है, वो यहाँ पर मौका नहीं, इंशाल्लाह नेक्स्ट कभी बेटा उस पर डिस्कशन करेंगे। चलिए आगे चलते हैं बेटा। ड्राफ्टिंग कमेटी फाइनलाइज्ड द ड्राफ्ट, तो बेटा ड्राफ्टिंग कमेटी पहले बेटा लिखती है, ठीक है, अलग अलग सोर्सेज यूज करते हैं, वो सोर्सेज हम डिस्कस करेंगे, और फाइनलाइज करते हैं ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि बेटा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, इसमें कनाडा, ब्राजील, फ्रांस, हर एक कॉन्स्टिट्यूशन से अच्छी अच्छी चीज़ों को अडॉप्ट किया गया है, ठीक। तो इसीलिए बेटा ऑफ इंडिया इन फेब 1948, तो ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ड्राफ्ट हुआ, फाइनलाइज हुआ, लिख के बेटा सामने आया, और इंडिया इन फेब 1948, इंडिया इन फेब 1948, और बेटा कब, फरवरी 1948 में फाइनल हुआ, ठीक है। एंड ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन वाज पासेस बाय, ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन
ये जो लिखित कॉन्स्टिट्यूशन है इसको पास किया गया असेंबली ने कब? नवंबर 26 1949 को। याद रखिएगा ये वाला डेट भी और ये वाला डेट भी, डेट इज बहुत इंपॉर्टेंट है मेरा बेटा, ठीक है। विद द सिग्नेचर ऑफ 284 मेंबर्स, कितने बंदों ने बेटा सिग्नेचर किया? 284 मेंबर्स ने। एंड फाइनली द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिकम इफेक्टिव ऑन जनवरी 26 1950। यही चैप्टर आपको बेटा मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हिस्ट्री में बेटा यही चैप्टर आपको फिर से दिया गया है। आप यहां से कनेक्ट कीजिए, आपको बेटा दो फायदे होंगे, ये चैप्टर भी अच्छा आपका जाएगा और साथ ही साथ बेटा आप मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो आपको हिस्ट्री से रखा गया है उसमें उसकी तैयारी में भी आपको बहुत मदद मिलेगी। तो बेटा इस वाले वीडियो को ध्यान से देखिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है, कमेंट कीजिएगा, जहां पर भी बेटा आपको हेल्प की जरूरत है हम इंशाअल्लाह ताला आपके साथ होंगे। चलिए तो बेटा ड्राफ्टिंग कमेटी ने फाइनलाइज किया कॉन्स्टिट्यूशन को 9 फेब 1948 को, एंड ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन बेटा पास होती है नवंबर 26 1949 को, और बेटा सिग्नेचर होते हैं 284 मेंबर्स के। फाइनली कॉन्स्टिट्यूशन को इफेक्ट किया जाता है 26 जनवरी 1950। क्यों 26 जनवरी? यहां पर मैं बेटा आपको एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देता हूं। 26 जनवरी को, इससे पहले बेटा डिक्लेयर हुआ था 1930 से क्या होगा कि हम 26 जनवरी को इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे, याद आप बेटा रखिएगा, ठीक है। इससे पहले तो बेटा उन शहीदों की रिस्पेक्ट में, ठीक है, शहीद जो हुए थे आज़ादी के लिए उनकी रेस्पेक्ट के लिए, मार्चर्स की रेस्पेक्ट के लिए, और उस डे को कंटिन्यूसली हिस्टोरिकल बनाने के लिए, उस इवेंट को हिस्टोरिकल बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को 26 जनवरी को ही बेटा इफेक्ट में लाया गया। इससे वो इंडिपेंडेंस वाला जो हमारे वीर शहीदों ने, जो हमारे नेशन के फ्रीडम फाइटर्स ने जितनी मेहनत की थी, और 30 जनवरी को बेटा, हाँ 30 जनवरी को क्या 26 जनवरी को क्या रखा था? इंडिपेंडेंस डे 1930 में बेटा, उसको जिंदा रखते हुए बेटा 26 जनवरी 1950 को ही इसे फिर इफेक्ट में लाया गया। इसके पीछे एक बाज़ाब्ता लॉजिक है। चलिए तो बेटा यहां से पहला कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, ठीक है, इसका प्रोसेस आगे चलेंगे बेटा। नेक्स्ट कुछ फीचर्स डिस्कस करते हैं बेटा। मेन फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स क्या है? पहला फीचर बेटा रिटन एंड लेंथिएस्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बेटा, रिटन है, ठीक है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है और दुनिया का सबसे लेंथिएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन, लेंथिएस्ट। इसमें बेटा जब हमने पहले देखा तो बेटा 395 आर्टिकल्स और 8 स्केड्यूल्स थे। आज तो बेटा फिर इसको 48 और बेटा 12 स्केड्यूल्स इस वक्त है, ठीक है। फिर बेटा नेक्स्ट चलेंगे सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। प्रेम्बल में बेटा ये सारी चीजें डिस्कस की गई है। प्रेम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये सारी चीजें, सोशलिस्ट होगी यानी बेटा कॉमन प्रॉपर्टी कॉन्सेप्ट होगा, ठीक है, पब्लिक कंपनियां होगी, इंडस्ट्रीज होंगी, सेक्युलर होगा यानी किसी भी मजहब को तरजीह नहीं देगा, ऑफिस गवर्नमेंट किसी मजहब को तरजीह नहीं देगा, सेक्युलर रहेगा, ला मजहब रहेगा, ठीक है, यानी बेटा किसी मजहब को ऑफिशियली क्या नहीं किया जाएगा, प्रमोट नहीं किया जाएगा। सोवरेन यानी बेटा इसके अंदर कैपेसिटी है जजमेंट लेने की, यानी इन टर्म फैसले ये खुद ले सकती है। डेमोक्रेटिक बेटा क्या रहेगी, आजाद रहेगी और हमेशा इलेक्शंस होंगे, फेयर सिलेक्शन, फेयर इलेक्शंस होंगे, हमेशा लोगों की चॉइस होगी। रिपब्लिक यानी इसका जो हेड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होगा, हेड ऑफ द कंट्री होगा, यानी प्रेसिडेंट बेटा वो हेरिडेटिकल नहीं होगा, हाँ वो बेटा बादशाही तरीके से नहीं चुना जाएगा बल्कि इलेक्शंस के जरिए चुना जाएगा। ये मेन कॉन्सेप्ट था बेटा, ये भी मेन फीचर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। रिपब्लिक है, डेमोक्रेटिक है, सेक्युलर है, सारी चीजों को सपोर्ट करता है। फर्स्ट बेटा और सबसे बड़ी बात इसने क्या कहा, फर्स्ट एज ऑल इंडिया वाज डिक्लेयर्ड एज अ सोवरेन, डेकोरेटेड एंड रिपब्लिक, बट लेटर ऑन 1976 में बेटा जब 42वीं बार 42nd टाइम्स बेटा यानी 42 जब बेटा 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में ऐड हुआ वर्ड सोशलिस्ट और सेक्युलर, यानी जब 42वीं बार इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज लाई गई, क्योंकि यहां पर वर्ड आया है अमेंडमेंट का मतलब होता है मेरा बेटा चेंज लाना, ठीक है। जब हम कहां लाते हैं, जब हम बेटा चेंज लाते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में तो उसे हमने अमेंडमेंट कहा। तो जब तो बेटा 42nd अमेंडमेंट 1976 में ऐड हुए दो और वर्ड सोशलिस्ट और सेक्युलर। पहले बेटा रिपब्लिक आया था, सोवरेन आया था, ठीक है, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है।
हायर एग्जाम्स में भी आता है। नेक्स्ट बेटा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। आप बेटा देखोगे कि इंडिया में क्या है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इसने अडॉप्ट किया है ना, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जिसमें क्या होता है बेटा, प्रेसिडेंट is the only constitutional head of the state। प्रेसिडेंट क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट है, हाँ, बट द रियल अथॉरिटी वेस्ट्स इन द कैबिनेट अंडर द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर। बेटा ठीक है, रियल हेड ऑफ द स्टेट है, और बेटा कॉन्स्टिट्यूशनल हेड कौन है, कौन है बेटा, प्रेसिडेंट। ठीक है, और यहां पर मानिए कि पार्लियामेंट जिसके 2 हाउसेज है, बाई कैमरल है, यानी बेटा वहां पर लोकसभा है, राज्यसभा है, इलेक्ट होके लोग आएंगे, इसी को बेटा कहा जाता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। आई होप बेटा आपको समझ आ रहा होगा। फंडामेंटल राइट्स, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बेसिक 6 फंडामेंटल राइट्स बेटा क्या देता है, और बेटा अपने सिटीजन्स को ऑफ इंडिया विच आर एज अ राइट टू इक्वालिटी, जिसमें बेटा बराबरी का हक, राइट टू फ्रीडम बेटा आज़ादी का हक, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन बेटा जिसमें किसका हक, मजहब का हक, अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन यानी कोई आपको एक्सप्लॉयट नहीं कर सकता, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी आर्टिकल 32। ठीक है, तो बेटा जिसमें फिर 5 रिट्स भी आती है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज में। आगे चलेंगे बेटा, ये फंडामेंटल राइट्स भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक मेन फीचर है, बुनियादी हुकूक दिए गए। नेक्स्ट डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट, स्टेट किस हिसाब से काम करेगा। पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बेटा डील करता है किसके साथ, डायरेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, स्टेट के प्रिंसिपल्स और गाइडलाइंस वो कैसे इस्टेब्लिश होंगे, किस लिए बेटा, वेलफेयर स्टेट के लिए। ठीक है, तो ये बेटा कुछ मेन फीचर्स पर जिस पर हमने जिक्र किया, और जिसे बेटा क्या कहा गया, फ्यूडल या बेटा फेडरल सिस्टम होगा, यानी यहां पर 2 डिवीजन पावर को बेटा बांटा जाएगा, स्टेट और सेंटर में। ठीक, फिर बेटा इंडिपेंडेंट जुडिशरी मेन फीचर में आता है। इंडिया के पास क्या होगी बेटा, एक जुडिशियल रिव्यू और जुडिशियल इंडिपेंडेंट जुडिशरी होगी, यानी कोर्ट फैसला ले सकता है किसी के दबाव के बगैर। सुप्रीम कोर्ट एज वेल एज हाई कोर्ट इन इंडिया हैव द पावर, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास बेटा पावर्स है किसका, जुडिशियल रिव्यू टू डिक्लेयर एनी लॉ। जुडिशियल रिव्यू का मतलब क्या हुआ, कोई भी लॉ अगर लगता है कि ये गवर्नमेंट ये लोगों के वेलफेयर के लिए अच्छा नहीं है, तो उसे क्या किया जा सकता है, उस पर रोक लग सकती है। हाँ, इसी तरीके से बेटा और एक चीज होगा, कोसी रिजिड एंड कोसी फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बेटा क्या है, कहीं कुछ जगहों पर बेटा टफ भी है, कुछ जगहों पर फ्लेक्सिबल भी है, यानी इसमें नरमी भी है, लचक है। हाँ, फ्लेक्सिबल बिकॉज सम ऑफ द आर्टिकल्स कैन बी अमेंड थ्रू सिंपल मेजॉरिटी। कुछ आर्टिकल्स को, बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा, कुछ आर्टिकल्स को हम आसानी से यानी पार्लियामेंट में बेटा क्या कर सकते हैं, लोकसभा और राज्यसभा की मदद से और बेटा प्रेसिडेंट के साइन से चेंज कर सकते हैं, मगर कुछ जगहों पर बेटा इसे मेजॉरिटी की जरूरत है। ठीक है, इसे बेटा लोकल, हमें फेडरल, हमें फिर स्टेट असेंबलीज को भी उस वक्त क्या लेना होगा, एतमाद में लेना होगा। ठीक है, जैसे फंडामेंटल राइट्स में आप बेटा यानी पार्लियामेंट अकेले उसमें चेंज नहीं कर सकता, बल्कि हमें उस वक्त क्या करना होगा, हमें मेरा बेटा उस वक्त स्टेट्स को भी क्या लेना होगा, कंसिडरेशन में लेना, उनको भी बेटा एतमाद में लेना होगा। सो ये बेटा क्या थे फीचर्स। आगे चलेंगे बेटा नेक्स्ट, और बाइकैमरल लेजिस्लेचर यानी बेटा इंडियन जो हमारा पार्लियामेंट है उसमें बेटा क्या होंगे, 2 हाउसेस होंगे, लोकसभा होगा, राज्यसभा होगा, लोअर हाउस होगा, अपर हाउस होगा, 2 हाउसेस होंगे। यानी अगर रूलिंग पार्टी, ध्यान से सुनिएगा बेटा, रूलिंग पार्टी क्या करती है, कोई लॉ पास करती है, राज्यसभा ने पास नहीं किया, हाँ डोमिनेट थी, उनके पास 270 मेंबर से ज्यादा थे, तो उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने लॉ पास कर दिया, मगर वहीं पर क्या कहा, वहीं पर बेटा जो राज्यसभा है उसने इस लॉ को पास, उस बिल को पास नहीं किया। ठीक है, तो रुक गया ना वहीं पे, तो बेटा राज्यसभा और लोकसभा रखे गए ताकि सही फैसले हो, दोनों की क्या हो बेटा, दोनों के जिसे कहते हैं ना बेटा सपोर्ट से सारा सिस्टम चले। सिंगल सिटीजनशिप, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज करता है सिंगल सिटीजनशिप, यानी यहां पर बेटा क्या होगा, चाहे वो यूनियन टेरिटरी हो या स्टेट्स हो, सिटीजनशिप एक ही रहेगी, यानी आपको अलग अलग सिटीजनशिप्स नहीं लेने की जरूरत है। एक और इंपॉर्टेंट फीचर जो है बेटा, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, यानी बेटा 18 साल का जो भी होगा उसे हक दिया जाएगा कि वो वोट डाल सकता है। वोट का मतलब चॉइस, और चॉइस का मतलब फ्रीडम, आजादी है आपको चुनने की। हाँ, वो भी
हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक इंपॉर्टेंट फीचर है ना, कॉन्स्टिट्यूशन ने इख्तियार दिया है रूल ऑफ लॉ, यानी बेटा यहां पर जिसकी चलेगी, किसकी चलेगी बेटा, लॉ की चलेगी। हाँ, यहां क्या चलेगा, बस लॉ चलेगा। इन एज इन ब्रिटेन, जैसा ब्रिटेन, इंडिया हैज ऑल्सो एस्टैब्लिश्ड रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ, कानून जो कहेगा कानून के हिसाब से काम होगा, विच मीन्स दैट ऑल आर इक्वल बिफोर लॉ, जिसका मतलब बेटा कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, सब के सब कानून की नजर में बराबर है। हो गया मेरा बेटा, आगे चलेंगे बेटा। अब जरा इस सेशन में बेटा राइट्स पे बात करते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के राइट्स में बेटा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट्स को डिस्कस किया है। तो बेटा सबसे पहले देयर आर हाउ मेनी राइट्स आर देयर बेटा, ठीक है, कितने हैं बेटा, राइट टू इक्वालिटी, फंडामेंटल राइट्स बेटा, पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कौन सा बेटा मेरा, पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है बेटा, डिस्कस करता है किस चीज को, हुकूक को, ठीक है, बुनियादी हुकूक को डिस्कस करता है, बुनियादी हुकूक याद रखिएगा, बुनियादी हुकूक को डिस्कस करता है, जिसमें राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18, राइट टू फ्रीडम 19 से 22, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23 से 24, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन 25 से 28, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट 29 से 30, और बेटा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज 32। ठीक है, ये डिस्कस करता है। जरा बेटा देखेंगे क्या कह रहा है, फंडामेंटल राइट्स क्या है, बुनियादी हुकूक है जो कॉन्स्टिट्यूशन देता है। पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहां से, आर्टिकल 12 से 35 डील्स करता है फंडामेंटल राइट्स के साथ, बुनियादी हुकूक के साथ। ठीक है, कहता है कि नहीं हमारे सिटीजन्स को कुछ बेसिक राइट्स होने चाहिए। इनिशियली देयर वीयर 7, पहले 7 थे, बट बेटा 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1970 एबॉलिश्ड राइट टू प्रॉपर्टी, 7 थे पहले, तो यहां पर बेटा शुक्र करो 7वां बेटा वहां से कट, वरना आपको 7वां भी याद करना होता। ठीक है, तो दुआएं भेजो उसको जिसने वो काटा। एक्ट ऑफ 1978 अमेंडमेंट चेंज किया गया 1978 में, और बेटा राइट टू प्रॉपर्टी क्या किया गया, एबॉलिश किया गया। ठीक है, फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स से बेटा इसको खत्म किया गया। नाउ देयर आर ओनली 6, और बेटा वो 6 क्या है, राइट टू इक्वालिटी बराबरी का हक, आज़ादी का हक, एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ हक। अब आपको कोई बेटा बंधवा मजदूर नहीं बना सकता, आपको बेटा हक है आप इंडिया में कहीं पर भी रह सकते हो, आप बेटा ट्रैवल कर सकते हो, आपकी मर्जी जो आप खाना चाहते हो, आप कैसा जॉब करना चाहते हो, बट लीगल होना चाहिए। इक्वालिटी मीन्स यानी बेटा अमीर हो गरीब हो आप बेटा लॉ के सामने बराबर हो, छुआछात नहीं बेटा, कास्टिज्म नहीं होगा। ठीक है, अनटचेबिलिटी को एबॉलिश किया गया, मजहब की आज़ादी, जैसा भी मजहब है आप प्रैक्टिस करोगे। कल्चर यानी बेटा एजुकेशन यानी जुबानों का हक दिया गया। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, अगर कुछ गलत होता है ठीक है तो बेटा जुडिशियल रिव्यू, उस वो हक किसको दिया गया, इसी को बेटा अंबेडकर ने कहा था हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। किसको, आर्टिकल 32 को क्या कहा गया था, हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये रूह है किसकी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की। आगे चलेंगे मेरा बेटा, क्या है सोर्सेज, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सोर्सेज क्या है, कहां कहां से लिया गया। ये बेटा क्योंकि एक यूनिक कॉन्स्टिट्यूशन है, जिस तरीके से इसे बनाया गया ड्राइंग, हाँ, क्योंकि अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन से बेटा इसको क्या किया गया, इसको बेटा लाया गया, और जो कुछ भी बाकी कॉन्स्टिट्यूशन में अच्छा था वो बेटा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पाया जाता है। ठीक है, तो बेटा क्या किया गया, देखिए क्या क्या है। आइडियल ऑफ सोशल इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल जस्टिस, रशियन रेवोल्यूशन 1970 से। आइडियल ऑफ लिबर्टी इक्वालिटी और फर्टर्निटी, वो बेटा फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789। ठीक है बेटा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लाया था, मैनी एक्ट, ठीक है, मैनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1935। फ्री फ्रॉम ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लाया गया है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सोर्स जब हम देखते हैं कहां कहां से है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से है, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से, जैसे बेटा एग्जाम्पल में बताऊंगा बिल ऑफ राइट्स, बिल ऑफ राइट्स से, फंडामेंटल राइट्स, ये बिल ऑफ राइट्स यूएसए के बिल ऑफ राइट्स से लाया गया है। ठीक है, इरिश कॉन्स्टिट्यूशन से बहुत सारी चीज़ें, ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से बहुत सारी चीज़ें, कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से कुछ चीज़ें, और साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से कुछ चीज़ें लाई गई। ये सोर्सेज है। हाँ बेटा, एग्जाम में आपको सोर्सेज नहीं पूछा जाएगा, हाँ, बट अपना आंसर स्ट्रॉन्ग और बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन के लिए आप सोर्सेज याद रखोगे। ठीक,
आगे चलेंगे। ठीक है, तो बेटा देखिए हमने कुछ जैसे कहते हैं ना मॉडल आंसर रखे हैं। अगर आपको पूछा जाए कि भाई हमें बताइए टर्म कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, तो हमने वहाँ पर बेटा कहा है इन विच ऐसी बेटा लार्ज सोसाइटीज़ में क्या होता है, डिफरेंट कम्युनिटीज़ ऑफ पीपल रहते हैं। ठीक है, उनके यहाँ पर बेटा रूल्स फॉर्मुलेट होते हैं थ्रू कंसेंसस। तो बेटा मॉडर्न कंट्रीज़ में कंसेंसस इक्वली क्या होता है, कंसेंसस इज यूजुअली अवेलेबल इन रिटन फॉर्म, वहाँ पर बेटा लिखित होते हैं। ठीक है, वहाँ पर लिखित क्या होते हैं, और कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, डॉक्यूमेंट जिसमें हम क्या पाते हैं, रूल्स, और उन्हीं रूल्स को क्या कहा जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन। ऐसा ही बेटा एक और सवाल है, मोनार्की क्या होती है बेटा, एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है जिसमें फाइनल अथॉरिटी किसके हाथों में रहती है, किंग के हाथों में। या बेटा कहा जाए कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फादर, तो बेटा किसको कहा जाता है, डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब को। अच्छा, स्टेट का मतलब क्या है, बार बार कॉन्स्टिट्यूशन में लफ्ज स्टेट आया, तो हम बेटा कहेंगे स्टेट का मतलब होता है पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन जो रिप्रेजेंट करता है सोवर्न पीपल हु ऑक्यूपाई डिफिनिट टेरिटरी, जो बेटा एक डिफिनिट टेरिटरी ऑक्यूपाई करते हैं। ठीक है, सोवर्न है, हक रखती है हुक्मरानी का, उसके पास वो मादा है, तो उसे हम स्टेट कहते हैं। ठीक, इसी तरीके से बेटा फेडरलिज्म क्या होता है, जहां पर वह एक लेवल से ज़्यादा गवर्नमेंट होगी उस कंट्री को, जैसे इंडिया में सेंट्रल लेवल है, स्टेट लेवल है, लोकल लेवल है। फिर कहा गया बेटा अंडरस्टैंड सेक्युलर स्टेट किसको कहेंगे, ऐसी स्टेट जिसमें बेटा क्या है, ऑफिशियली किसी मजहब को प्रमोट नहीं करता है, उसे सेक्युलर स्टेट कहते हैं। डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, ऐसी गवर्नमेंट जिसमें बेटा लीडर्स को क्या किया जाता है, चूज किया जाता है, किसके जरिए, वोट्स के जरिए। इसी तरीके से बेटा एक और क्वेश्चन है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी क्या है, ये बेटा जो हमने अभी कहा बेटा, आप कास्ट, क्लास, कलर, इसके बगैर आप क्या करोगे, आप बेटा वोट कर सकते हो, आपको हक दिया गया है। या बेटा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वो बेटा कहते हैं, वो बेटा क्या कहते हैं अबाउट शेड्यूल कास्ट्स, तो बेटा उसने क्या कहा है, उसको बेटा हमने इन क्वेश्चंस में लॉज माइट एग्जिस्ट scheduled caste still had reason to fear because the administration of these laws was in the hands of caste Hindu। तो बेटा क्योंकि उन्हें फिर भी लगता था कि शायद क्या है, भीमराव अंबेडकर साहब को लगता था कि ये जो बड़े बड़े अफसरान हैं, हिंदू अफसरान, ये इसको सही तरीके से अप्लाई नहीं करेंगे। तो फिर कहा था उसने क्या, ही देयरफॉर उसने कहा शेड्यूल कास्ट्स को कि ज्वाइन करो गवर्नमेंट, ताकि तुम भी सिविल सर्विसेज पढ़ो लिखो, उससे क्या होगा, उससे तुम डोमिनेट करोगे गवर्नमेंट को, उससे तुम खुद अप्लाई कर सकते हो उन लॉज को। या बेटा आपका डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या होती है, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बेटा डिजाइन है बाय द मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बेटा इसको डिजाइन किया है। ये इंश्योर करता है कि अच्छी समाजी तरक्की के लिए, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के लिए एक गवर्नमेंट कैसे शुरू करेगी। ठीक है, एक गाइड है इंडिपेंडेंट इंडिया के लिए कि स्टेट इंस्टीट्यूट लॉज पॉलिसीज कैसी होंगी उसको बेटा, ठीक है, पॉलिसीज दैट हेल्प रिड्यूस द पुअरिटी ऑफ मासेस, इंडिया में गरीबी को खत्म करने के लिए गवर्नमेंट कैसे काम करेगी। ठीक है, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, उसूल क्या होंगे, उसी को बेटा डिस्कस करता है कौन, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो बेटा ये हमारा चैप्टर नंबर 1 था पॉलिटिकल साइंस से, जो बेटा इंशाल्लाह रहमान आपको पूछा जाएगा कहाँ पर, क्लास 8th के एग्जाम में। ये हो, आई होप बेटा आपको ये समझ आया होगा। आप बेटा कनेक्ट रहिए, हम इंशाल्लाह रहमान जल्दी आपके साथ बेटा दूसरा चैप्टर आपकी पॉलिटिकल साइंस से लेके आते हैं। टिल देन खुदा हाफिज।